हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 1.0 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम पीजीटी का जो पेपर हुआ था क्लास 11-12 के लिए 26 अगस्त 2023 को, उसके आज रसायन विज्ञान वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 1 से लेकर के 40 प्रश्न जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज़ के, और 41 से लेकर के 120 तक के प्रश्न केमिस्ट्री के होंगे। इसके पहले हम लोग फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो 26 अगस्त को पीजीटी का जो भी पेपर हुआ था उसके लिए सभी विषयों के लिए सेम है, और ये वाला सब अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट से। पार्ट 1 है जनरल स्टडीज़ का। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों की बोला है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाज्य है वो क्या होती है? वो 100 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से विभाज्य है वो होती है 995। तो आप देखिए, पहला संख्या 100, दूसरा क्या होगा 105, तीसरा 110, और ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा? 995 तक जाएगा। तो ये एक समानांतर श्रेणी यानी एपी का बन रहा है ये क्वेश्चन। तो हमारा पहला पद क्या हो गया? यहाँ पे 100 हो गया, सार्वअंतर कितना है? 5, और अंतिम पद ए एन बराबर क्या हो गया? 995। तो सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया है 100, ए एन है हमारा 995 बराबर ए 100 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 5 है। तो 995 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 895 बचेगा। और 895 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे, एन माइनस 1 बचेगा। 5 एकम 5, इसमें बचेगा 3, 4, 5 7 35, 25। तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 5 9 45 होगा ये। 5 एकम 5 3, 5 7 35, 4 5 9 45। तो 179 प्लस 1 बराबर 180। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 900 होती हैं, ये ध्यान रखिए। तो चूंकि संख्याएं 100 से 999 हैं, तो चूंकि हर 5वीं संख्या 5 से विभाज्य होती है, इसलिए हम क्या करेंगे? 900 में सीधा 5 से भाग दे देंगे, 180 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप समझिए। अगला प्रश्न है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और 1 + 1/120 का मान क्या होगा? तो देखिए, इसको पहले देखिए, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 होगा, इंटू इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। और इसी तरीके से बीच में बहुत सारे पद आएंगे और ये हो जाएगा 121/120। तो ये आगे वाला अपने इस नीचे वाले से कट रहा है। आगे का ऊपर वाला, पीछे के नीचे वाला, आगे का ऊपर वाला, पीछे के नीचे वाला। उसी तरह से आगे का ऊपर वाला, पीछे का नीचे वाला कट जाएगा। तो हमारे पास इसी तरीके से ये भी यहाँ से कहीं कोई संख्या होगा जो कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 121। तो 121 बटा में 2, तो हमें क्या मिलेगा? 60.5। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर दिया हुआ है। ये दिल्ली है और ये आगरा। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा? तो टोटल दूरी कितना है? 200 किलोमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि 120 किलोमीटर गया है किससे? 90 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी का जो 80 बचेगा वो किससे गया है? 40 किलोमीटर पर आवर से। तो आगरा पहुंचने में औसतन समय कितना लगेगा? तो देखिए, इस केस में, ये वाला जो केस है, इसमें समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे में 4, 0 से 0, 3 के 9, 3 चौके 12, यानी टी बराबर क्या मिलेगा? 4/3। यानी इसको लिख सकते हैं 1.1/3 आवर्स। इसको लिख सकते हैं 1.1/3 गुने 60, 20 3 60, यानी 1 घंटा 20 मिनट लगा इसमें। इसको देखिए, यहाँ पे टी क्या मिलेगा? 80 बटा में 40, यानी कि 40 दूनी 80, 2 घंटा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? कुल समय बराबर हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट प्लस 2 घंटा, यानी 3 घंटा 20 मिनट। हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए।
क्वेश्चन है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है हमारा 100 रुपये है, ठीक है। तो हानि इस पर क्या होगा, हानि विक्रय मूल्य का 10% है, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि यानी कि ये 10 हो गया। तो हमारा लागत मूल्य यहाँ से क्या निकलेगा, लागत मूल्य यानी कि CP बराबर 110 मिल गया। तो लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालना है। तो लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, 110 CP माइनस SP बटे में CP इंटू 100। तो ये क्या हो गया, 10 बटे में 110 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 बटे में 11। तो ये हो जाएगा 11 नवा 99, 9.1/11%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमेशा ध्यान रखना है कि लाभ या हानि की गणना हमेशा लागत मूल्य पर की जाती है जब तक कि प्रश्न में विशेष रूप से विक्रय मूल्य न कहा गया हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए। तो पहला दिन 2/5 पिज्जा, दूसरा दिन 3/4 और तीसरे दिन 9/16। तो ऐसा करते हैं, 5, 4 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 गुने 16 यानी कि 80। तो एलसीएम 80 निकल गया, यानी कि मान लेते हैं कुल पिज्जा यदि 80 है तो पहले दिन कितना बाटा होगा, 2/5 गुने 80, 16×5 80 यानी कि 32 पिज्जा। दूसरे दिन 3/4 गुने 80, तो 20×4 80, 20×3 60 पिज्जा और 9 गुने 80 बराबर 9×5 45 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पिज्जा किस दिन दिया है, 60, यानी दूसरे दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत जो है 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 810 रुपये है। तो कमरे की चौड़ाई क्या है, कुल लागत हमें कितना दिया है, कुल लागत दिया है 810 और दर दिया है हमें 4.5। तो गलीचे की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, गलीचे की लंबाई हमें कुल लागत में दर से भाग देने पर मिल जाएगी। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि गलीचा बिछाने की जो लागत है वो प्रति मीटर है, प्रति मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं है, क्षेत्रफल का बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ लंबाई का बात कर रहा है। तो हमारा गलीचा का जो लंबाई हो जाएगा, ये किसका लंबाई है, ये गलीचा का लंबाई है, कमरे का लंबाई नहीं है ये। तो 810 बटे में दर कितना है 4.5, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 9, 9 81, तो 9 दूनी 18, 180 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो हमारा यहाँ से 180 सेंटीमीटर नहीं मीटर में निकलेगा, क्योंकि ये जो है दर जो है हमारा मीटर में है, तो मीटर हो गया हमारा लंबाई इसका। अब देखिए कमरे का जो कुल क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा किसका, गलीचे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ लंबाई दिया है, चौड़ाई मान लेते हैं b है, और गलीचे का क्षेत्रफल क्या है, चौड़ाई 75 दिया है और लंबाई मान लेते हैं 180 मीटर है यहाँ पे। तो चूंकि ये 75 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से हम भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 15×5 75, 2 9 18, 9 दूनी 18, तो b बराबर हो गया 15/2 यानी कि 7.5 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेन ध्यान रखना है गलीचे की लंबाई निकालने के लिए, तो कुल लागत में से उसके दर को घटा देंगे, भाग दे देंगे तो हमें लंबाई निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है, तो ये काम अकेला बी कितने दिनों में करेगा। ए, बी और ए प्लस बी मिलकर 15 दिनों में काम कर रहे हैं, ए 20 दिनों में काम कर रहा है। इनका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा एलसीएम। तो 20×3 60, 15×4 60, ये एफिशिएंसी है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 60 में 1 से भाग देंगे तो हमें 60 मिलेगा, यानी कि 20 60 दिनों में अकेला काम पूरा कर पाएगा। अगला प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग दिया है 11। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 हटा दिया जाए तो वह 2/3 हो जाता है। इस तरीके को करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करें इसे, ठीक है। मान लीजिए शुरू करते हैं 5/6 से, तो 5
और 6, इन दोनों का सम योगफल 11 सही है। अंश में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं यानी 5 + 1 कर देते हैं और हर में 2 घटा देते हैं यानी कि 6 - 2, तो 4/4 = 1 हो रहा है। ये बोल रहा है 2/3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इसको देखिए, 6 + 5 11 हो रहा है, 11 योग सही है। अब क्या करेंगे, हर में अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 2 घटाएंगे, तो 7/3 और ये 2/3 दिया है, तो ये भी गलत है। 3 + 8 11 होता है, तो 3 में 1 जोड़ दिया और 8 में हमने 2 घटा दिया, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे 8 में से 2 गया 6 यानी कि 2/3, यानी कि ये 2/3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तरीका है कि आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में ये ना हो, आपको कन्फ्यूजन हो, तो मान लेते हैं हमारा भिन्न है x/y। प्रश्न में बोल रहा है कि x + y का जो योगफल है 11 है। अब कह रहा है कि अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में हमने 2 घटा दिया, तो हमें भिन्न मिल जाता है 2/3। तो यहाँ से 3x + 3 = 2y - 4, तो 3x - 2y = -7 हो जाएगा। इसको लाते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 22। जोड़ेंगे तो ये एक कट जाएगा, 5x, 22 में से 7 गया तो 15, तो x बराबर हमें मिल गया 3, और इस x का मान इसमें 3 रख देंगे तो y मिल जाएगा हमें 8। तो हमें भिन्न क्या मिल गया, 3/8 हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 2 कैंडेला का एक समदिक् स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है। तो देखिए, प्रकाश फ्लक्स और ज्योति तीव्रता के बीच जो संबंध होता है वो होता है phi = I × ओमेगा। तो जहाँ पे I का मान हमें क्या दिया है, 2 कैंडेला दिया है, इंटेंसिटी है। प्रकाश तीव्रता जो है, ज्योति की तीव्रता SI मूल मात्रक उसका होता है कैंडेला, और जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन ये होता है प्रकाश फ्लक्स की SI मात्रक, प्रकाश फ्लक्स की। तो ये किसका मात्रक है, ये प्रकाश फ्लक्स, ठीक है, यही हमें निकालना है प्रकाश फ्लक्स। तो फाई बराबर हो जाएगा 2 × ओमेगा, यहाँ पे दिया है। तो ओमेगा को बोलते हैं ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल जो होता है वो 4π होता है एक समदिक् स्रोत के लिए। तो यहाँ पे हम रख देंगे 4, तो फाई बराबर हमें क्या मिल जाएगा 8, यहाँ 4π है तो 8π ल्यूमेन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना है, इंटेंसिटी का कैंडेला और फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, प्रकाश फ्लक्स। अगला प्रश्न है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं। तो स्प्रेयर या एटमाइजर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। जब हवा को तेजी से पिस्टन के जरिए नली के ऊपर से गुजारा जाता है तो वहाँ वेग बढ़ने के कारण दबाव कम हो जाता है और बोतल के अंदर का उच्च दबाव तरल को नली में ऊपर धकेलता है, जो बारीक फुहार के रूप में बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है कि क्षारीय यानी बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं सफ़ेदा यानी व्हाइट लेड। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्षारीय लेड कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है 2PbCO 3 × PbOH का पावर OH का 2 होता है यहाँ पे। इसे व्यापारिक रूप से सफ़ेदा कहा जाता है। इसका उपयोग प्राचीन काल में पेंट और सौंदर्य प्रसाधनों के सफ़ेद रंग द्रव के रूप में किया जाता रहा है। तो ये जो सिंदूर दिया है इसका होता है Pb3O4, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइप्लॉम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। और लिथार्ज जो है यह लेड मोनोऑक्साइड का एक रूप है, तो PbO इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। हमें दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। तो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन ये आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं और परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। इसलिए लिथियम की जो त्रिज्या होगी वो ज़्यादा होगी बेरिलियम से, और बेरिलियम से ज़्यादा होगी बोरॉन से। अगला प्रश्न, पौधे में प्रदीप्तकालिता की खोज करने वाले कौन हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्नर और एलार्ड। तो पौधे में प्रतिदीप्तिका यानी फोटो पेरियोडिज्म यानी दिन और रात की अवधि के प्रति पौधों की अनुक्रिया की खोज गार्नर और एलार्ड ने 1920 में तंबाकू के पौधे मैरीलैंड मैमथ पर प्रयोग के दौरान की थी।
अगला प्रश्न है केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क अपनी अत्यधिक जैव विविधता और अत्यंत दुर्लभ पौधों व जीवों जैसे कि शेर जैसी पूंछ वाला मकाक, लायन टेल्ड मैकाक बोलते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है ये, और यह भारत के पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम की जो सामान्य या विश्राम अवस्था होती है वो धनुषाकार होती है, लेकिन जब हम अंतःश्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं तो डायफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और यह चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़े में प्रवेश करती है, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं उस समय यह पुनः धनुषाकार हो जाती है। तो स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम क्या होता है, तो धनुषाकार और चपटाकार दोनों ही उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होता है बी सेल जो एंटीबॉडी बनाता है और एक होता है टी सेल जो संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट कर देता है। यहाँ पर प्लेटलेट दिया है, तो इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है जिससे चोट लगने पर ब्लीडिंग रुक जाती है। आरबीसी, इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दरिया साहेब। तो ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना प्रसिद्ध सूफी संत दरिया साहेब जो कि बिहार वाले नाम से प्रसिद्ध थे, इनके द्वारा की गई थी, और इनका जन्म बिहार के भोजपुर जो कि अब रोहतास बक्सर क्षेत्र में है वहाँ पे हुआ था, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और निर्गुण भक्ति का संदेश भी दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूजीसी। उत्साह का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। तो इस पोर्टल उत्साह पोर्टल की शुरुआत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और ट्रैकिंग करना है। अगला प्रश्न है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था 19 फरवरी 2023 को, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो भारत का पहला 99.99% जो शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर शुरू किया गया था। कहाँ पे, जोरहाट जो कि असम में है। क्योंकि ऑप्शन में ये दिया नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2023। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एलेस बियालियात्स्की। तो वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को दिया गया था। उनके साथ रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी यह पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। अगला प्रश्न है 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है न्यायमूर्ति संजय कुमार। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये सब याद रखिए कि ये पुराना करंट अफेयर्स है, कोई फायदा नहीं है याद रखने का। अगला प्रश्न है भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। ये 1963 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था। तो कुंदन कुमार ने किया था, और इसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो जो नाम रूप दिया गया है ये है असम में, हमें पूरब से पश्चिम यानी कि इधर से इधर की ओर आना है, ठीक है। उसके बाद है ओबरा, तो ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र यूपी में है। उसके बाद परीक्षा, तो पारीछा जो है ये झांसी उत्तर प्रदेश में है, पारीछा झांसी ये भी यूपी में है।
तो ध्यान रखें, पहले सोनभद्र आएगा इधर से जाते समय, उसके बाद झांसी आएगा, उसके बाद है कोटा, तो ये राजस्थान में है, ये और पश्चिम में है राजस्थान। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ग्लेन त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपोष्ण मानसूनी जलवायु यानी AM/AW के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सवाना प्रकार यानी कि AW की जलवायु भी पाई जाती है। तो त्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण को संशोधित किया था और इस प्रश्न में भारत की समग्र जलवायु का मुख्य प्रतिनिधित्व उपोष्ण मानसूनी प्रकार करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो यह है 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। बिहार राज्य का जो नगरीकरण था 2011 जनगणना के हिसाब से वो था 11.3%। अगला प्रश्न है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो मालनाड कर्नाटक के पश्चिमी घाट से सटा एक पहाड़ी और घने जंगलों वाला क्षेत्र है। तो कन्नड़ भाषा में मालनाड का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी भूमि। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। कर्नाटक के पठार को 2 भागों में बांटा जाता है, एक मालनाड पहाड़ी क्षेत्र और एक मैदान अपेक्षाकृत समतल या रोलिंग पठारी क्षेत्र बोल सकते हैं। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसी मालनाड क्षेत्र में स्थित है जो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? तो ये है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो प्राचीन काल में विशाल महाद्वीप पैंजिया 2 भागों में टूटा था। पैंजिया पहले था सिर्फ एक लैंड, फिर ये 2 भागों में टूटा। अंगारा लैंड जिसे लॉरेशिया भी बोला जाता है, अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, और दूसरा एक था गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड। तो भारत का हिमालय क्षेत्र टेथिस सागर के मलबे से बना है, जबकि दक्षिण का पठार शुद्ध रूप से गोंडवाना लैंड की चट्टानों जैसे आग्नेय और कैंद्रीय चट्टानों से बना है। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये प्रतिशत है 8.58%, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, जिसमें बिहार की कुल जनसंख्या थी 10, 40, 99, 452। तो गणितीय रूप से ये कुल 8.58% के बराबर है। जनसंख्या के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर है, पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पटना वैशाली। तो गंगा नदी बिहार को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो पटना गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है, जबकि वैशाली गंगा के उत्तरी तट क्षेत्र पर स्थित है। अतः पटना वैशाली का जो जोड़ा होगा पूरी तरीके से दक्षिण गंगा क्षेत्र में ये नहीं आता है। बाकी पटना, मुंगेर, गया, अरवल ये सभी एक साइड है, पटना गंगा नदी की एक साइड एक तरफ है, और बाकी सब ये दोनों, पटना इधर है, गंगा ऐसे जा रही है और वैशाली इधर है। ठीक है, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना है। और सबसे लंबी सीमा पटना जिले से बनाती है, लगभग 99 किलोमीटर। और बिहार में गंगा नदी चौसा जो कि बक्सर में है वहाँ से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव भारत का पैगंबर, आधुनिक भारत का निर्माता और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, जो कि 1763 से लेकर के 1800 पर आधारित है। यह विद्रोह बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत और उनके द्वारा लगाए गए अकाल करों के खिलाफ सन्यासियों और फकीरों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो वी नायक दामोदर सावरकर, और ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर।
विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। बाद में जब वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए तो उन्होंने वहाँ भी अभिनव भारत की शाखा का विस्तार किया और भारतीय छात्रों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। और किसने की थी? तो मोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने की थी। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था उसको उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण और गंगा शरण सिंह इत्यादि लोगों ने मिलकर के बिहार समाजवादी पार्टी का औपचारिक गठन किया था। बाद में 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1908। तो वर्ष 1908 में सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे इसके पहले अध्यक्ष। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि बिहार में कांग्रेस का पहला प्रांतीय अधिवेशन भी 1908 में पटना में ही सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1913 में पटना में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी और इस शाखा का कार्य बिहार के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना और जगाना और उन्हें हथियार चलाना सिखाना था। यहाँ से पार्ट 2 हमारा केमिस्ट्री का पेपर शुरू होता है। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होगी? इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते किसको हैं? तो जब किसी गैसीय पृथक्कृत परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है या अवशोषित होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो क्लोरीन के बारे में यदि आप देखें तो आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, जो कि -349 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। बाकी अब फ्लोरीन जो यहाँ पे दिया है, हालांकि आवर्त सारणी में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो कम ऋणात्मक होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का जो 2p सेल है उसका आकार छोटा होने के कारण इसमें अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण यानी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होता है और क्लोरीन में 3p जो है कक्षक बड़ा होने से नया इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकता है, इसलिए क्लोरीन की जो मान होता है वो अधिक ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि प्रश्न में पूछे आपसे कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है, तो फ्लोरीन होगा, परंतु छोटे आकार के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम ऋणात्मक होती है। इसकी जो होती है मान -328 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, ब्रोमीन जो दिया है आकार बड़ा होने के कारण इसका मान क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों से ही कम ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त किया गया है? तो वैज्ञानिक संकेतन किसको बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो किसी भी संख्या को n × 10⁻n के रूप में व्यक्त करने का तरीका होता है ये, जहाँ पे n का जो मान होता है 1.0 से लेकर के 9.999 तक के बीच होना चाहिए, यानी कि 1 जो n का मान है 1 से लेकर के 10 के बीच का होना चाहिए, जहाँ पे n जो है हमारा एक पूर्णांक है। ये जो n है ये क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, अब विकल्प ए देखिए 6.023 × 10⁻23। तो यहाँ पे n = क्या दिया है हमें? 6.023 और n हमारा स्मॉल n क्या है? 23 है। ये n जो है
1 से 10 के बीच है और घात हमारा जो दिया है 23 है, तो ये वैज्ञानिक संकेतन सही है। और इसको बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो नंबर। दूसरा है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ पे n का मान हमें क्या दिया है, n का मान है 6.63 और जो कि 1 से लेकर के 10 के बीच में है, इस नियम को पूरा कर रहा है। और घात हमारा क्या दिया है -34, जो कि एक इंटीजर है। तो ये भी वैज्ञानिक संकेतन सही है। और ये एक्चुअल में है किसको दिखाता है, तो ये प्लांक नियतांक को दिखाता है, प्लांक नियतांक, ये h को दिखाता है। ठीक है। उसके बाद 16.6 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे n जो हमारा दिया है, क्या दिया है 16.6, जो कि इसके बीच में नहीं आ रहा है। ये n जो है ये 10 से बड़ा हो गया है। तो हमारा इसे वैज्ञानिक संकेतन में सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1.66 इंटू 10⁻6 लिखेंगे, तब जाके ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए और बी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि n परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का कारण क्या है। तो n मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु की बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन परमाणु का जो जेड होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ये होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो ये क्या होता है 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें कौन सा नियम काम करेगा, इसमें काम करेगा हुंड का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष यानी सब सेल के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के साथ ना आ जाए। तो देखिए इसको 1s के लिए एक डब्बा बनाइए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक ऐसे होगा। दूसरा भी क्या है, Sc है 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक ऐसे होगा। और p में कितने सेल होते हैं, 3 होते हैं। इसमें एक ऊपर एक, पहले क्या होगा कि सबसे पहले एक एक करके भरेगा, ऊपर करके ऐसे भर गया, कितना भर गया, 3 भर गया, 3 नहीं बचा है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि हुंड का नियम कह रहा है कि सबसे पहले हम सिंगल भरेंगे, उसके बाद हम डबल भरेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2p5 होता, तो हम इसको कैसे बनाते, हम इसको ऐसे बनाते, पहले सिंगल भरते, उसके बाद 4 और ये 5। ठीक है, यानी 2 पेयर हमारे बन गए। तो अयुग्मित होने का कारण क्या है, हुंड का नियम है। ये दिया है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये क्या है, तो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, यानी कि एक कक्षक में अधिकतम 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भर के दिखाया है। आहबाउ सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में कक्षकों में भरे जाते हैं, जैसे कि 1s का ऊर्जा कम होता है 2s से, 2s का कम होता है 2p से, ऐसे ही करके आगे जाता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, आयनिक तथा सहसंयोजिक दोनों आबंध किस अणु में होते हैं। तो हमें जो अणु दिया गया है उसके बारे में देखना है। पहला देखिए CH4 दिया है, CH4 ये किसका है, तो ये मीथेन का है। इसमें केवल सहसंयोजिक आबंध पाए जाते हैं। अगर CH4 का आप डायग्राम बनाएंगे तो 1 कार्बन और 4 इसके साथ हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये सहसंयोजक बंध है। C2H4 देखिए, तो C2H4 को क्या बोलते हैं, एथिलीन या एथीन बोलते हैं, एथीन। इसका अगर आप बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच C, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बन गया हमारा एथिलीन का फॉर्मूला। इसमें भी क्या है, आयनिक बंध नहीं दिख रहा है, सहसंयोजिक बंध दिख रहा है। जो भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो सहसंयोजी आबंध बोलते हैं उसको। उसके बाद NH4Cl का देखिए, तो NH4 को लिखेंगे NH4+Cl-। तो ये क्या है हमारा, Cl- एक आयन है, और NH4+ क्या है, ये भी हमारा एक आयन है, यानी कि आयनिक बॉन्ड। इसके कारण इन दोनों के बीच क्या है, आयनिक बॉन्ड है, तो एक मिल गया। सहसंयोजिक बंध देखिए NH4 के लिए अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो N+ होगा यहाँ पे, H और H, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, तो सहसंयोजी बंध भी मिल गया और आयनिक बॉन्ड भी मिल गया। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा C।
इससे रिलेटेड और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि KNO3 भी क्या है, आयनिक और सहसंयोजी दोनों आबंध इसमें मिलते हैं। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी मिलते हैं, उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट में भी, कॉपर सल्फेट में भी मिलते हैं सहसंयोजी और आयनिक बंध। अगला प्रश्न है सोडियम 11 के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पूछ रहा है। तो स्लेटर का इसके लिए हम नियम प्रयोग करते हैं। स्लेटर का नियम ये क्या कहता है कि जेड इफेक्टिव जो है वो बराबर होता है जेड माइनस एस के, जहाँ पे जेड क्या है और जो ये एस है ये आवरण प्रभाव है, जिसको शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो जो शील्डिंग कांस्टेंट होता है वो n-1 कोस के लिए कितना होता है 0.85 होता है, n-2 कोस के लिए 1 होता है 1.0 और n-3 के लिए 1.0 और इसी तरीके से जितने भी n-n या n-1 या 1 तक जो भी आएगा इसका 1.0 ही होगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है सोडियम का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सबसे बाहरी यानी 3s के एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम शील्डिंग कांस्टेंट s का पहले गणना करेंगे। तो s यानी कि n-1 किसका होगा, सबसे पहले n-1 का निकालना है, यानी कि 2s और 2p6 में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इंटू 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, ये एम्पिरिकल फार्मूला से आया है, इसको याद रखना है, 6.8 होगा। उसके बाद ये n-1 के लिए था। यदि हम n-2 के लिए निकाले, n-2 में क्या आएगा, ये आएगा क्योंकि n यदि 3 है तो 3-2 करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 के लिए 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s बराबर होगा 2 गुने 1.0, n-2 के लिए क्या है 1.0 है तो ये हो गया 2। तो कुल टोटल s हमारा क्या हो जाएगा 6.8 प्लस 2 बराबर हो गया 8.8। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड क्या होगा 11 होगा। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक की संख्या के बराबर होता है, तो 11 माइनस 8.8 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 2.2। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों को धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आवर्त सारणी का जो प्रवृत्ति नियम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। पहला है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। यदि आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप उसमें जब इधर से इधर की ओर जाएंगे किसी आवर्त में तो धात्विक गुण घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। उसी तरीके से किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, यानी पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा और अधात्विक गुण घटेगा। तो हमारा जो यहाँ पे दिया है सोडियम, मैग्नीशियम और SI, ये सभी आवर्त 3 के तत्व हैं। ठीक है, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसमें देखिए आवर्त सारणी में कि ये आवर्त 3 के तत्व है। Na जो है समूह 1 का तत्व है, ये समूह मतलब ग्रुप, आवर्त मतलब पीरियड, और SI सिलिकॉन समूह 14 का तत्व है। और जो बेरिलियम और यहाँ पे मैग्नीशियम को अगर फिर से आप लें तो ये दोनों क्या हैं, समूह 2 के तत्व हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सिलिकॉन है एक उपधातु है, इसलिए इसका धात्विक गुण क्या होगा, सबसे कम होगा। और नियम के हिसाब से यहाँ पे किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी 1 से लेकर आप 14 तक जा रहे हैं तो सबसे कम किसका होगा, सिलिकॉन का होगा। तो सिलिकॉन हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए हम क्या करेंगे, समूह 2 में मैग्नीशियम का जो धात्विक गुण है वो बेरिलियम से अधिक होगा। जैसा कि मैंने कहा ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, तो बेरिलियम जो है ऊपर है, मैग्नीशियम उसके नीचे होता है, तो बेरिलियम आ जाएगा इस पे एंड उसके बाद आएगा मैग्नीशियम। अब सोडियम देखिए ये पहले नंबर पे है, तो आवर्त 3 में सोडियम का धात्विक गुण जो होता है मैग्नीशियम से अधिक होता है, तो ये हो गया Na। तो हमारा राइट क्रम हो जाएगा ऑप्शन
कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या निम्नतम है? तो आयनिक रेडियस के बारे में हमें पूछ रहा है। पहला देखिए, Ca2+ दिया है हमें, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक होगा 20, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। परमाणु क्रमांक की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। चूँकि यहाँ पे 2+ चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 बचे, और इसके हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और कितना है टोटल? 18 है, 3p6। तो इसमें टोटल 8 है, सेल 2 में इसमें भी 8 है और इसमें 2 है। Mg2+ का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो ये होता है 12। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 6, 2 8, 2 10। तो इसमें कितना है? 1 8 है इसमें और इसमें 2। इसमें कितना नंबर ऑफ सेल कितना है? 2 है। इसमें नंबर ऑफ सेल 3 है। और जिंक Zn2+ इसका क्या होता है? इसका होता है 30 परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 28। मतलब 2 खो दिया है तो 28 है, होता नहीं है, अभी खो दिया है इसलिए। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। चूँकि ये आउटर सेल का 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो हम इस 4s को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 3p6, 3d10। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 18। इसमें भी सेलों की संख्या कितनी है? 3 है। तो देखिए, हमें पूछ क्या रहा है? आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या उसी की कम होगी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। सबसे कम किस में है? मैग्नीशियम में है, तो मैग्नीशियम हमारा सबसे छोटा त्रिज्या वाला हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। एक कंसेप्ट आता है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन का। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन में जिस आयन पर जितना अधिक धनावेश होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही छोटी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई आप तत्व ले जो कैल्शियम, ये 18 के बराबर हमारा इलेक्ट्रॉन आए, तो अगर हम K+ लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। और कैल्शियम 2+ का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो ये हो गया 18। इन दोनों को आप देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सेम है। चूँकि सेम है और इस पर सबसे ज़्यादा धनात्मक चार्ज है, तो इसमें सबसे छोटी त्रिज्या किसकी हो जाएगी? सबसे छोटी त्रिज्या इसकी हो जाएगी और ये बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही समझा दिया ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आपको पता हो। अगला क्वेश्चन है, SPDF नोटेशनों का उपयोग करके क्वांटम संख्याएं n=2, l=1 वाला कक्षक ज्ञात कीजिए। तो n हमें क्या बताता है? n बताता है मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। l क्या बताता है? तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या बताता है। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो l=0 के लिए s है, l=1 के लिए p, l=2 के लिए d और l=3 के लिए f। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 2p, 4s और 3d का। तो 2p में n का मान क्या है? 2 है, और l का मान p के लिए क्या होगा? 1 होगा। इसमें n का मान 4 है और इसमें l का मान 0 है। इसमें n का मान 3 है और l जो d का है l वो क्या है? 2 है। प्रश्न में बोला है कि n=2, l=1 वाला कक्षक ज्ञात करना है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? पीओ मतलब यहाँ पे पोलोनियम से संदर्भित है, ये पोलोनियम। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 84 होता है, और यदि आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जेनॉन 4f14, 5d10, 6s2, 6p4 होता है। बाह्यतम कोष क्या है? n=6 है, इसलिए आवर्त क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। आवर्त क्या हो गया? 6 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो 2 + 4 6 हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हैं, यानी कि ये p ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। और p ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे? 10 + 6 यानी कि 16, यानी कि 6a भी इसको बोला जाता है। तो जो समूह 16 को
ऑक्सीजन समूह कहा जाता है और जिसको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। उसमें कौन सा है ओल्ड स्टाइल से? टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये किस में है? 16th ग्रुप में है, इसको 6A भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छठवां आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके साथ एक फैक्ट याद रखना है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.5 लीटर के एक फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.25 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 0.25 मोल नाइट्रोजन गैस होती है, तो SO2 का आंशिक दबाव कितना है? तो आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? तो PV = nRT होता है। हमें आंशिक दबाव निकालना है, प्रेशर निकालना है। हमें मान देखिए क्या क्या दिया है। तो SO2 का मोल दिया है कितना? 0.25 मोल। आयतन किसका कितना दिया है? 2.5 लीटर। इसको मीटर क्यूब में बदल देंगे, 2.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। टेम्परेचर कितना दिया है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलेंगे तो 27 + 273, ये हो जाएगा 300 केल्विन। और जो हमारा R होता है, जिसे हम बोलते हैं सर्वव्यापी गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से P निकाल लेंगे, प्रेशर ऑफ SO2, ये कितना हो जाएगा? 0.25 N R का मान कितना दिया है? 8.314 गुने T। टेम्परेचर कितना दिया है? 300 बटे में क्या होगा? V कितना दिया है? 2.5 × 10⁻³ ऐसा कीजिए, इसको क्या करिए? 0.25 × 10⁻² में हम बदल सकते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.25 × 10⁻² मीटर क्यूब हटा देते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर 2 जीरो है, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा 10 का पावर। और इसमें हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो PSO2 क्या हो जाएगा? 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 1 4, 3 3 के 9, 8 3 के 24, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा? 2 इसका 0 और 2 ये ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। और हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को एक अंक के बाद लाते हैं, तो 2.49 × 10⁵ हमारा पास्कल हो जाएगा आंशिक दबाव सल्फर का, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो दिया है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस दोनों का ही है। नाइट्रोजन का भी निकालेंगे, सेम ही हमें दिया है। आयतन उसके लिए भी सेम होगा, मोल उसका भी सेम ही हमें मोल दिया है, टेम्परेचर सेम है, तो और R भी सेम है, सब सेम है। तो नाइट्रोजन का भी यही होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। चूँकि SO2 का सिर्फ पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयामी तर्कों पर आधारित गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K = ½ mv²। ये तो आपको सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PCl5 अणुओं का ज्यामितीय आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। त्रिकोणीय के क्या मतलब है? इस Cl और इस Cl को देखें आप, ये एक प्लेन में है, ठीक है। ऐसे प्लेन बन रहा है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलरली है। अगर आप बनाएंगे तो ये एक पिरामिड बनेगा, दिख रहा होगा आपको। और उसी तरीके से एक नीचे भी पिरामिड बनेगा, यानी कि बाई पिरामिडल हो गया। और ये शेप कैसा है? नीचे का जो बेस है वो ट्रायंगुलर है, इसलिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा एक आप ट्रिक याद रखिए, वेस्पर थियोरी के अनुसार से, वेस्पर थियोरी के अनुसार मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। AX2, AX3, AX4, AX5, AX6। A यहाँ पे और X क्या है? ये एलिमेंट है। तो AX2 का शेप कैसा होता है? रैखिक में S और P आता है। AX3 यदि होगा तो त्रिकोणीय समतल यानी कि SP2 आता है। AX4 तो चतुष्फलकीय होगा और ये आता है SP3। AX5 तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगा, SP3 के बाद आएगा D। और AX6 अष्टफलकीय होगा, तो
तो ये आएगा sp3d2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अणु में टी आकार की ज्यामिति है, टी आकार की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी Clf3 यानी कि क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो वेस्पर सिद्धांत के अनुसार इसमें दो लोन पेयर्स हैं, दो एकाकी युग्म के कारण इसकी संरचना जो है टी आकार की हो जाती है। हालांकि जब इसका संकरण निकालेंगे, संकरण क्या होगा इसका संकरण होता है sp3d। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी जो यहाँ पे दिया है SF4, इसका जो झूले आकार का होता है सीसो ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, और XCF4 जो है ये स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ CO2 की सम संरचना है। तो ICl2- जो है इसका जो ज्यामिति होता है वो होता है रेखीय यानी कि लीनियर होता है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तीन लोन पेयर जो हैं उनकी निरक्षीय स्थिति में होने की वजह से ऐसा इसका ज्यामिति बनता है। SnCl2 का संकरण जो होता है sp2 होता है और ये बेंट शेप का होता है, वी शेप का होता है, मुड़ा हुआ होता है। और C2H2 एसिटिलीन बोलते हैं इसको, तो ये sp संकरण है, ये भी रेखीय होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड C क्या है, सम संरचना है। सम संरचना मतलब आइसो स्ट्रक्चरल, यानी ऐसे संरचना जो दोनों समान है, तो रेखीय और रेखीय। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस वे ठोस अणुओं से बने होते हैं जो आपस में दुर्बल वांडरवाल बलों या हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यदि आप मीथेन को देखेंगे तो यह एक अध्रुवीय आणविक ठोस है जो कम ताप पर ठोस अवस्था में दुर्बल परिक्षेपण बल द्वारा जुड़ा होता है, जिसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। बाकी जो सिलिका दिया है SiO2, यह एक सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ये हीरे की भांति ही कठोर होता है। कैल्शियम फ्लोराइड जो है यह एक आयनिक ठोस है, ये भी आयनिक है और ये सहसंयोजी नेटवर्क के द्वारा जुड़ा होता है। बाकी मीथेन जो है ये आणविक ठोस है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना है नोट में कि ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठोसों के 4 प्रकार होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके। पहला आयनिक ठोस, दूसरा धात्विक, आयनिक में NaCl CaF2, धात्विक में FuCuNa, सहसंयोजी में हीरा और सिलिका सिलिकॉन कार्बाइड भी आ जाएगा। आणविक ठोस में आइस हो गया, ठोस CO2 हो गया और CH4I2 यानी आयोडाइड। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी डाइपोल मोमेंट का बात कर रहा है, डाइपोल मोमेंट। तो किसका शून्य होता है, पहले तो ये समझना है कि द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। तो यह किसी अणु में ध्रुवीयता की माप है, यानी पोलैरिटी की माप है। यह एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा आंशिक धनावेश से आंशिक ऋणावेश की ओर होती है। तो यहाँ पे जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया है इसकी संरचना रेखीय होती है। इसमें 2 CO आबंध द्विध्रुव परिणाम में समान होते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये लीनियर होता है। तो परंतु दिशा में ये एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं, इस कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे कुल जो डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, म्यू से इसको दिखाते हैं, ये होता है 0। ठीक है, बाकी जो NH3 है ये अमोनिया, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिड की होती है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर यानी एकाकी युग्म होता है, जिसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 1.47 D के बराबर होता है। उसी तरीके से H2O का जो होता है डाइपोल मोमेंट वो होता है 1.85 D। अगला प्रश्न है CCH CH3 में कितने पाई बंध मौजूद हैं। तो जहाँ हमें कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फैला करके लिखते हैं। तो H और C के बीच कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड मानेंगे। ट्रिपल बॉन्ड C और C के बीच में नहीं है तो सिंगल बॉन्ड H, फिर इसके बीच डबल बॉन्ड C। हालांकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर और इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा C।
उसके बाद H, H और H। ठीक है, अब कितने पाई बंध मौजूद हैं? यदि एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, एक सिग्मा दो पाई ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। पाई कितने हैं? तो एक, दो और तीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसमें अधिकतम प्रतिकर्षण होता है? प्रतिकर्षण का मतलब लोन पेयर। पहला दिया है बंध युग्म, बंध युग्म यानी कि बीपी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ऐसा समझ लीजिए। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इसमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के बीच केंद्रित होते हैं। एकाकी युग्म, एकाकी युग्म यानी कि एलपी यानी कि लोन पेयर, इसमें अधिकतम प्रतिकर्षण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एकाकी युग्म और बॉन्ड यानी कि एलपी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो ये मध्यवर्ती प्रतिकर्षण दिखाता है। तो वेस्पर जो थियरी है, वेस्पर का यदि आप फुल फॉर्म सोच रहे होंगे तो इसका अर्थ होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, ये सिडविक और पावेल द्वारा प्रतिपादित तथा गिलेस्पी एवं नाइहोम द्वारा विकसित किया गया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो लोन पेयर यानी एलपी के बीच का जो प्रतिकर्षण होता है वो ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और ये ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मेटामेरिज्म दर्शाता है? तो मेटामेरिज्म बोलते किसको है? हिंदी में इसको मध्यावयवता बोलते हैं। यह समावयवता तब प्रदर्शित होती है जब किसी द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी क्रियात्मक समूह जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर या NH2- के दोनों ओर जुड़ी हुई एल्किल श्रृंखलाओं की लंबाई या एल्काइल समूहों में भिन्नता होती है। यहाँ पे हमें जो दिया है ये फॉर्मूला, ये ईथर का फॉर्मूला है। ईथर, इसके दो मेटामर्स बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। CH3O, CH2, CH2, CH3। इसका जो नाम होगा वो होगा 1-मेथॉक्सी या मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये पहला हो गया। दूसरा होता है CH3, CH2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, CH2, CH3। तो ये है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल नहीं, एथिल होगा, डाई एथिल ईथर। ये दोनों हमारा राइट आंसर होगा। इसमें दो बनते हैं। ठीक है, मेटामेरिज्म ये दर्शाता है। बाकी जो दिया है ये C5H10, ये है पेंटेन का फॉर्मूला। तो यह एक एल्केन है जो केवल चेन आइसोमेरिज्म दर्शाता है, यानी श्रृंखला समवायवता दर्शाता है। ये दिया है C3H8OH, तो इसमें केवल CH3OC2H5 ही संभव ईथर है। अल्काइल समूहों के बदलाव के लिए कार्बन की संख्या इसमें पर्याप्त है ही नहीं, इसलिए मध्यावयवता नहीं दर्शा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा तो क्या होती है? तो देखिए अभिक्रिया पहले क्या करें, अभिक्रिया हम लिख लेते हैं। सोडियम ये सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन गैस, ये मिलके बनेंगे 2NaCl सॉलिड, प्लस यहाँ प्लस के बाद कुछ नहीं आएगा, ये सॉलिड है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनता है, और क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनता है। विपरीत आवेशित आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण इन दोनों के बीच में आयनिक बंध बनता है। तो जब Na+ और Cl- मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं तो अत्यधिक जालक ऊर्जा मुक्त या उत्पन्न होती है। इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्पन्न होती है, क्या होती है, अभिक्रिया करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। ये सहसंयोजक तो ऐसे ही गलत हो जाता। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 293 केल्विन पर पानी, एसीटोन और इथेनॉल के वाष्प दबाव क्रमशः 2.34 किलोपास्कल, 12.36 किलोपास्कल और 5.85 किलोपास्कल है। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम है? तो वाष्प दाब और क्वथनांक में एक संबंध होता है, उसको याद रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वाष्प दाब जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? वेपर प्रेशर के।
वेपर प्रेशर यहाँ पे लिख देते हैं, वाष्प दाब, और यहाँ पे लिख देंगे क्वथनांक। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है कि जिस द्रव का दिए गए ताप पर वाष्प दाब जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक वाष्पशील होगा, और वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए उसे कम गर्म करना पड़ेगा, अर्थात उसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो दिए गए जो आंकड़े हैं हमारे पास 12.36 को यदि देखें तो ये सबसे अधिक है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एसीटोन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप क्रांतिक ताप से कम हो। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्रांतिक ताप किसको बोलते हैं, इसको टीसी से दिखाते हैं। वह उच्चतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को चाहे कितना भी दाब क्यों न लगाया जाए द्रवित नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं क्रांतिक ताप। और किसी गैस को केवल दाब लागू करके द्रव में बदलने के लिए गैस का तापमान उसे उसके क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। यदि तापमान जो है टीसी से अधिक है तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि केवल दाब बढ़ाकर उन्हें वापस द्रवित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है, यानी होमोजीनस इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है। तो सजातीय संतुलन कहते किसे हैं, तो ऐसा साम्य जिसमें सभी अभिकारक और उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था, जैसे कि केवल गैस हो या केवल जल हो, उसमें प्राप्त होते हैं, तो उसको बोलते हैं सजातीय संतुलन। आप विकल्प ए को देखिए, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये क्या है, सजातीय संतुलन है। ये एक्वस है, एक्वस का मतलब जलीय, ये जलीय है लेकिन ये ठोस हो गया है, तो ये सजातीय संतुलन नहीं है। ये सॉलिड यानी ठोस है, सॉलिड ठोस है, ये गैस हो गया है, ये भी सजातीय नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2NH3N2+3H2 में अपक्रिया की कोटि है, किस तरीके की कोटि है ये, तो ये 0 ऑर्डर की है, शून्य, ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। तो तप्त प्लैटिनम उत्प्रेरक की सतह पर अमोनिया का गैसीय अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहला दिया है कि साम्य स्थिरांक का उपयोग साम्य सांद्रण की गणना के लिए किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। साम्य स्थिरांक का उपयोग अभिकारकों और उत्पादों की साम्य सांद्रताओं को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। अभिक्रिया की दिशा का अनुमान साम्य स्थिरांक के उपयोग से लगाया जा सकता है, तो ये भी सही है। अभिक्रिया का जो भागफल QC होता है, इसकी तुलना KC से करके अभिक्रिया की दिशा अग्र या पश्च यानी आगे या पीछे का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है, साम्य स्थिरांक का मान अभिकारकों और उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो साम्य स्थिरांक K का जो मान है एक निश्चित ताप पर स्थिर रहता है और यह अभिकारकों या उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ब्रैग नियम को प्रदर्शित करता है। तो ब्रैग्स का नियम क्या है कि क्रिस्टल की परतों से एक्सरे किरणों के विवर्तन की व्याख्या करने के लिए विलियम हेनरी ब्रैग और उनके जो बेटे थे विलियम लॉरेंस ब्रैग ने एक समीकरण दिया था जो था n लैम्डा = 2d sin थीटा। तो ऑप्शन हमारा बी मेल खा रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। n क्या है, तो यह विवर्तन की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लैम्डा क्या है, तो एक्सरे का ये तरंग दैर्ध्य है। डी क्या है, तो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी है। और थीटा क्या है, तो विवर्तन कोण या झलक कोण या ग्लांसिंग एंगल भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ब्रॉन्स्टेड क्षारकों के लिए संयुग्मी अम्ल लिखिए। तो एक कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा क्या है, तो संयुग्मी अम्ल के लिए जब कोई ब्रॉन्स्टेड क्षारक एक प्रोटॉन ग्रहण करता है तो बनने वाली प्रजाति को उस क्षारक का संयुग्मी अम्ल कहते हैं। जैसे कि यदि कोई बेस है और यदि इसको आप H+ देते हैं तो ये कॉन्जुगेट एसिड बनता है। मैं इसे बस सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और भी ये बहुत थोड़ा जटिल है, बस ऐसे समझिए। तो यहाँ पे जो हमारा NH2 है, NH2 को यदि आप NH2- है, इसको आपने H+ दे दिया तो ये बन गया NH3। तो ये क्या हो गया हमारा NH2, एक ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। उसी तरीके से NH3 है, NH3 को यदि आपने H+ दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा, यानी एक अमोनियम आयन बन जाएगा। ये अमोनिया है, ये अमोनियम आयन है।
उसके बाद HCOO माइनस दिया है, इसको H प्लस देंगे तो ये क्या बन जाएगा HCOOH, यानी कि ये फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इस क्षार के लिए NH, इसके लिए ये और इसके लिए ये संयुग्मी अम्ल हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में सक्रिय तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित कीजिए। तो हमें करना क्या है कि इसमें Mn का निकालना है, इसमें क्रोमियम का निकालना है और इसमें क्लोरीन का निकालना है। ठीक है, बाकी पोटेशियम सब में सेम है। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं क्या है, X है, Cr2 की Y है, Cl की Z है। तो पहले निकालते हैं KMnO4। तो पोटेशियम का क्या होता है, +1 होता है, तो ये +1 यहाँ पे लिख लेंगे। Mn का हमने माना है X प्लस O का क्या होता है, -2 होता है। 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 बराबर क्या होगा, टोटल इस पर चार्ज कितना है, 0 है, तो 0 हो गया। तो X -8 में से 1 गया, -7 बराबर 0, तो X का मान हमें मिल गया +7। तो +7 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्रोमियम का निकालते हैं, यानी कि K2Cr2O7 में इसका हमने मान लिया X, इसका होता है +1 और इसका है -2, तो 1 + X + 7 × -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो X 7 दूनी -14 में से 1 गया, -13 बराबर 0। सॉरी, ये ध्यान देना है, ये K2 2 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 और 2 × X 2X हो जाएगा। तो ये 2X हो जाएगा और 7 दूनी 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 12 बराबर 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे X बराबर क्या होगा, 12/2 = 6 + 6। तो हमारा राइट आंसर इसके तरफ हम पहुँच रहे हैं। इसका भी निकाल लेते हैं, KClO4 -, इसका +1, इसका X और इसका -2, तो 1 + X 4 दूनी 8 बराबर 0। तो X बराबर क्या हो गया, 7 + 7 हमारा, तो क्या निकला हमें, +7 + 6 और +7। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, यानी ऊष्मा गतिकी में यह समीकरण किसी तंत्र की स्वतः स्फूर्तता यानी स्पॉन्टेनिटी को निर्धारित करने का ये मूलभूत सूत्र है। ये जो सूत्र होता है, ΔG = ΔH - T × ΔS। तो ΔG क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ΔH है एंथैल्पी परिवर्तन, T है परमताप और ΔS है एंट्रोपी परिवर्तन। तो ΔG बराबर ΔH - T ΔS। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर। GHTS ये याद रखना है, बीच में होगा माइनस, GHTS बीच में माइनस। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन एक लुईस क्षार है। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- की बात कर रहा है, तो ये एक लुईस क्षार है। तो ये कथन सही है क्योंकि इसके पास दान करने हेतु लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास। BCl3 लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है क्योंकि बोरॉन का जो अष्टक अपूर्ण होता है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। प्रोटॉन एक लुईस क्षार है, तो ये कथन गलत है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लुईस का एक कंसेप्ट होता है, ये ध्यान रखना है, लुईस या लेविस बोलते हैं इसको, लेविस कंसेप्ट या लेविस अवधारणा। तो लेविस एसिड किसको बोलते हैं, लेविस एसिड तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राहिता यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एपा को बोलते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को बोलते हैं लुईस क्षारक। ठीक है, तो चूंकि इसके पास लोन पेयर था, ये अपना दान करने की क्षमता रखता है, तो ये लुईस क्षारक है, इसलिए ये सही हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता है, तो लुईस अम्ल हो गया क्योंकि बोरॉन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। और प्रोटॉन एक लुईस क्षार है, प्रोटॉन बोलते हैं H+ को, तो इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो ये देगा क्या, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के वाष्पीकरण में एंट्रोपी ये बढ़ती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंट्रोपी बोलते किसको है, तो यह किसी तंत्र की अव्यवस्था या यादृच्छिकता का
मापक है, डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मापक है। तो जब द्रव जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी क्या होगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। ठीक है, घटती है तो ये घटता कब है, तो जब संघनन होता है या फ्रीज होता है, जमता है, तब घटता है एंट्रोपी। और में परिवर्तन कब नहीं होता, तो ये केवल साम्य अवस्था पर कुल ब्रह्मांड की एंट्रोपी में ये होता है। क्वेश्चन है 0.1 m ब्रोमो एसिटिक अम्ल घोल की आयतन मात्रा 0.132 है, तो घोल का pH मान क्या है। तो सांद्रता दिया है हमें कितना, 0.12 m। आयन की मात्रा यानी अल्फा हम कितना दिया है हमें, 0.132। तो H प्लस सांद्रता की आयन की गणना करते हैं C इंटू अल्फा से, तो 0.1 इंटू 0.132, तो ये हो जाएगा 0.0132 m। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। तो pH बराबर होता है -log10 पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम लिख सकते हैं -log-10 1.32 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो -log10 1.32 प्लस -log10 10⁻²। तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि ये वाला माइनस जो है आके इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और 10 10 1 हो जाएगा। और log10 1.32 का जो मान होगा वो होगा 0.1205 और ये माइनस है, घटाएंगे तो 1.879 निकलेगा, जो कि बराबर होगा 1.88 के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि लॉग इसका मान आपको आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यौगिक पानी में अघुलनशील है। तो पहला ऑप्शन दिया है बेरियम क्लोराइड। तो क्लोराइड लवण होने के कारण जल में ये अत्यधिक विलेय होते हैं। BaSO4 जल में अघुलनशील होते हैं, सफ़ेद अवक्षेप बनाता है बेरियम सल्फेट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का लवण होने के कारण ये भी जल में आसानी से घुल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन हमें चुनना है। पहला कथन दिया है कि सूचक का रंग संबंधित अम्ल और उसके ऋणायन के बीच का होता है, तो ये गलत है। सूचक का रंग उसके अनियमित अणु और आयनित ऋणायन के अपने अलग अलग रंगों पर निर्भर करता है, उनके बीच का नहीं होता है। ये बीच का जो बोला है वो गलत है। मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय क्षेत्र में लाल रंग और क्षारीय क्षेत्र में पीला रंग होता है, तो बिल्कुल ये कथन सही है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय क्षेत्र में लाल और क्षारीय में पीला होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय सूचक है, तो रसायन शास्त्र में मिथाइल ऑरेंज एक दुर्बल क्षारीय सूचक है, न कि अम्लीय। तो ये भी गलत है, सही कथन चुनना था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम है। तो H2O दिया है, तो H2O में प्रबल अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंध होता है, इसलिए इसका क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से लेकर के हाइड्रोजन टेलुरियम तक नीचे जाने पर आणविक द्रव्यमान और आकार बढ़ने से वान डेर वाल्स बल बढ़ते हैं, जिससे क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा हमारा, इसका सबसे कम होगा। उसके बाद सेलेनियम ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सबसे ज़्यादा इसका होता है, सबसे कम सल्फर का होता है, उसके बाद बाकी ये बढ़ते जाएगा नीचे जाने पर। ये क्यों ज़्यादा होता है, ये अपवाद है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है H2O। अगला प्रश्न है, HCOOH और NaOH के अनुमापन के लिए कौन सा संकेतक उपयुक्त होगा, यानी फॉर्मिक एसिड के बारे में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के टाइट्रेशन के से संबंधित ये सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनोल्फथेलिन। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन अम्लों की सही अम्लीय शक्ति का क्रम क्या है। तो जब वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर, देखिए फ्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे HX आबंध लंबाई बढ़ती है और आबंध वियोजन एंथैल्पी घटने लगती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय शक्ति का क्रम पूछा है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आयोडीन का, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन चुनना है हमें। पहला कथन दिया है,
ऑक्सीकरण कैथोड पर होता है और अपचयन एनोड पर होता है। तो ये गलत है। ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर और अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, याद रखना है AOCR। AOCR एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। उसके बाद ऋणात्मक ई नॉट या ई नॉट का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म H+ और H2 युग्म की तुलना में अधिक मजबूत अपचायक है। तो देखिए ई नॉट, जो ऋणात्मक ई नॉट है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि वह रेडॉक्स युग्म H+ या H2 युग्म की तुलना में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अर्थात अधिक मजबूत अपचायक है। तो कथन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सकारात्मक ई नॉट का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म H+ H2 युग्म की तुलना में कमजोर अपचायक है। तो ये भी सही होगा क्योंकि ये मजबूत ऑक्सीकारक होता है, इसलिए ये कमजोर अपचायक होता है। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। तो राइट आंसर हमें क्या चुनना है? सही कथन ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, बी एंड सी। अगला प्रश्न है CiF3 में संकरण की प्रकृति क्या है? तो जब भी किसी मॉलिक्यूल का निकालना हो तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है। स्टेरिक नंबर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर की संख्या, लोन पेयर की संख्या। तो CiF3 में केंद्रीय परमाणु क्या है हमारा? क्लोरीन है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है? 7 होता है। और फ्लोरीन के साथ आबंध युग्म कितना है? 3 है। तो क्लोरीन के साथ देखिए 7 होता है, 2, 2 4, 2 6, 1 7। तो 3 तो क्लोरीन के साथ चला गया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। 2 लोन पेयर बचा है यहाँ पे, 2 आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोन पेयर बचा है। तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड हैं इसमें? तो 1 2 3 बॉन्ड है। और लोन पेयर कितने हैं? तो 1 लोन पेयर यहाँ पे है, 1 लोन पेयर यहाँ पे, तो 3 2 5 हो गए। और 5 किसका होता है? sp3d। 3 p है, 1 4 1 5, तो sp3d। और sp3d राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ब्रॉन्स्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारक क्या होंगे? तो संयुग्मी क्षारक बनाने का नियम क्या है कि जब किसी ब्रॉन्स्टेड अम्ल से एक प्रोटॉन हटा दिया जाता है तो शेष बचा आयन या अणु उस अम्ल का संयुग्मी क्षारक होता है। मान लीजिए कोई एसिड है, इसमें से हम क्या करना है? H+ हटा देना है, तो जो बचेगा वही हो जाएगा कंजुगेट बेस या संयुग्मी क्षारक। तो एसिड दिया है HF में से क्या करेंगे? H+ हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? F- बचेगा। उसी तरह के H2SO4 में से H+ घटा देंगे तो क्या होगा? HSO4- बचेगा। HCO3- में से H+ घटाएंगे तो क्या बचेगा? CO3 बचेगा। तो F- HS4- CO3 तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्रोमियम का परमाणु संख्या होता है 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। एस के बाद डी आता है। अब इसको हम सजा देंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और 4s2। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये एक अपवाद है। इसमें जो ये 4s1 है, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ के d4 में चला जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो बनता है 3s2 3p6 3d5 4s1। ये बस क्रोमियम और इसके जैसे 1 2 तत्व हैं, उन्हीं में ये होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। होना चाहिए क्या? ए, लेकिन अपवाद है इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसको बस याद रखना है। अगला प्रश्न है, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सांद्रण बोलते किसको हैं? तो अयस्क से अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सांद्रण। पहला दिया है चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय अयस्कों जैसे कि मैग्नेटाइट Fe3O4 का सांद्रण करने के लिए Fe3O4 का। फिर दिया है झाग उत्प्लावन यानी फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर फेरस सल्फाइड। भर्जन का मतलब होता है रोस्टिंग।
तो यह सांद्रण की विधि नहीं है, यह सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं रोस्टिंग। इसी तरीके से एक होता है कैल्सिनेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं निस्तापन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए और बी क्या है, सांद्रण, अयस्क का सांद्रण करने की विधि है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि किसी संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है। तो संक्रमण धातु की जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो डी ब्लॉक की संक्रमण धातुओं में ऑस्मियम तथा रुथेनियम अपने टेट्रा ऑक्साइड जैसे कि ऑस्मियम O4 एंड रुथेनियम O4 में +8 की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। +5 वेनेडियम ऑक्साइड में, +7 अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था KMnO4+ का। अगला क्वेश्चन देखिए, जिरकोनियम के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैन अर्केल विधि, वाष्प प्रावस्था परिष्करण भी बोलते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो मॉन्ड प्रक्रिया दिया है ये निकेल के लिए है, निकेल, ये किसमें से, निकेल को CO4, ठीक है, निकेल CO4। जोन रिफाइनिंग क्या है, तो ये सिलिकॉन के लिए है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त होगी यदि, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, डेल G = डेल H माइनस T डेल S। तो जब डेल G जो ऋणात्मक है यानी कि लेस देन 0 होगा, तो सेल अभिक्रिया जो है स्वतः स्फूर्त होगी, और जब डेल G ग्रेटर देन 0 होगा तो अस्वतः स्फूर्त यानी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और यदि E0 ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त नहीं होगी। तो यहाँ पे जो दिया है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेल G ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन सटीक हाइड्राइड है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिथेन। तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सटीक हाइड्राइड है। इलेक्ट्रॉन सटीक बोलते किसको हैं, तो ये वर्ग 14 के तत्वों जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड स्ट्रोंशियम द्वारा बनाए गए सहसंयोजक हाइड्राइड हैं। इनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है और इनके पास न तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ना ही कोई एकाकी युग्म होता है। अगला प्रश्न है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, तो इसमें से इसका EAN हमें बताना है। EAN का मतलब क्या है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला जो होता है Z - X + Y होता है। Z क्या है, तो ये केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक है। X क्या है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है यानी त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, और Y क्या है, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए कुल इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर के लिए हमें क्या है, Z हो जाएगा, Z 29 दे दिया है। X धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है, +2, और निकालना है Y, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए कुल इलेक्ट्रॉन, तो NH3 है, तो एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ये मोनोडेंटेट है, तो 4 कितना करेंगे, तो 4 × 2 = 8। तो E हमारा क्या हो जाएगा, 29 - 2 + 8, 29 में से 2 गया 27, 27 8 35, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड बनाती है। तो वर्ग 1 के क्षारीय धातु के ऑक्साइड का जो स्वभाव है, पहला देखिए लिथियम, तो ये लिथियम ऑक्साइड Li2 होता है और O होगा। तो आकार छोटा होने के कारण ये मुख्य रूप से सामान्य ऑक्साइड बनाता है। सुपर ऑक्साइड हमें पूछ रहा है, सोडियम देखिए, सोडियम जो है ये पेरोक्साइड है, Na2A2 बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, पोटेशियम का होगा KO2, रुबिडियम का RbO2 और सीजियम का CsO2, ये तीनों बड़े आकार के कारण सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो राइट आंसर बी और सी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु ज्वाला को रंग प्रदान करती है? अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ये कोई ज्वाला रंग नहीं देता है। कैल्शियम जो है वो ईंट जैसा लाल रंग देता है, ईंट जैसा, ब्रिक रेड हॉट बोलते हैं, ब्रिक रेड ईंट जैसा लाल रंग। स्ट्रॉन्शियम जो है एस आर ये गहरा लाल या क्रिम्सन रेड जिसको बोलते हैं, क्रिम्सन रेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों। अगला प्रश्न है K3FeCN6 का IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए IUPAC नामकरण के नियम क्या है कि धनायन का नाम पहले लिखा जाता है। तो धनायन क्या है? K, यहाँ पे इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, ये जो फॉर्मूला है ये होगा K प्लस FeCN6 और यहाँ पे होगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पोटेशियम का नाम पहले लिख लिया हमने, पोटेशियम। उसके बाद क्या करेंगे? संकुल आयन में लिगेंड का नाम संख्या पूर्व सर्ग के साथ लिखा जाता है, यानी हेक्सासाइनो। ये जो हमारा लिगेंड है कितना है? 6 है, तो हेक्सासाइनो हो जाएगा। हेक्सा मतलब 6 और साइनो, हेक्सासाइनो। फिर चूंकि संकुल ऋणायनिक है तो धातु के अंत में 8 जुड़ता है, जैसे कि फेरेट हो जाएगा ये। फिर Fe क्या होगा माइनस में? तो फेरेट हो जाएगा, फेरेट। Fe की ऑक्सीकरण संख्या यदि आप निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? इसको निकाल के लिखना होगा, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, क्योंकि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखिए पोटेशियम का होता है 1, तो 3 × 1 प्लस आयरन का x मान लिया हमने, साइनाइड का होता है -1 × 6 बराबर 0। इस पे टोटल चार्ज क्या है? इन दोनों पे 0 है, तो ये हो गया 3 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर +3, यानी कि ये आएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? तो जिप्सम के मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संकुल की संरचना वर्ग समतलीय होती है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, NiCN4 2-। तो Ni क्या है? एक Ni निकेल है यहाँ पे। इसका जो संकरण होता है वो होता है DsP2, यानी कि स्क्वायर प्लानर, यानी कि वर्ग समतलीय इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। और इसका होता है sp3 संकरण, यानी कि चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल होगा। और NiCO4 का ये भी CO प्रबल लिगेंड है इसमें, तो sp3 संकरण होगा, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग चिकित्सा में रेचक के रूप में किया जाता है? रेचक का इंग्लिश जो होता है वो होता है लैक्सेटिव, या फिर इसको परगेटिव भी बोलते हैं, परगेटिव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो इसको एप्सम साल्ट भी बोलते हैं, यह अंतः आंत में पानी के अवशोषण को रोकता है और परासरणी दबाव बढ़ाकर आंतों की ये सफाई करता है, इसलिए इसका उपयोग औषधि शास्त्र में रेचक के रूप में कब्ज निवारण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यह एक उप सहसंयोजन यौगिक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसका सूत्र होगा Na2FeCN5NO। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है? तो बोराजीन को जाना जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है B3N3H6 होता है। अगला प्रश्न है किसी बंध का सम अपघटनीय विखंडन बनाएगा? होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में बात कर रहा है, तो मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स बनाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोरॉन यौगिक का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में अपचायक के रूप में किया जाता है? तो B2H6 और यानी डाई बोरेन इसको बोलते हैं, डाई बोरेन, और LiBH4 यानी कि लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो ये दोनों का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक का चयन कीजिए। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? तो वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की क्षमता रखती हैं। तो यहाँ पे जो दिया है OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, ये ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन समृद्ध है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो Br प्लस है ये ब्रोमियम आयन है, धनावेशित आयन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम के बाह्य कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक अपूर्ण है, अधूरा है, तो ये एक उदासीन लुईस अम्ल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों, एक से अधिक, B एंड C। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्बाइड को कार्बोरंडम के रूप में जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा C, फॉर्मूला SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड का फॉर्मूला होता है WC और कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। ये जल से अपक्रिया करके एसिटिलीन बनाता है कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन है कि समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, पोलरीमीटर के द्वारा। यह ध्रुवण घूर्णन मापने का यंत्र है। गैसोमीटर क्या है? तो गैसों की मात्रा यानी आयतन मापने का यंत्र है, और मैनोमीटर जो है वो गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? राइट आंसर B होगा। बेरियम एजाइड का जब तापकीय अपघटन करते हैं तो हमें शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे प्योर नाइट्रोजन हमें मिला हुआ है। इसी तरीके से एक होता है सोडियम एजाइड Na3, इससे भी हम गर्म करते हैं तो सोडियम प्लस N2 बनता है। ठीक है, 3Na3, और यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये भी 2 होगा। तो ये जो है सोडियम एजाइड है, गाड़ी में जो एयर बैग होता है उसमें सोडियम एजाइड का ही उपयोग होता है, जो दुर्घटना के समय तेजी से अपघटित होकर N2 गैस भर देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एल्केन पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन A, इथेन। तो कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। जब सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर सम संख्या वाले कार्बन का एल्केन बनता है। एनोड पर C2H6 बनेगा और कैथोड पर H2 गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। यहाँ पे जो NO दिया है ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, यह भी एक उदासीन ऑक्साइड है, परंतु यह विषैली गैस है और निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह भूरे रंग की अम्लीय गैस होती है जो श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम और एथिल आयोडाइड की क्रिया से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, ब्यूटेन। जो फॉर्मूला होता है मतलब रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा एथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम प्लस आयोडाइड C2H5, एक और हमने लिख दिया, यहाँ रिएक्शन कराएंगे डाई ईथर, तो हमें क्या मिलेगा? C4H10 प्लस 2NaI। तो ये वुड अपक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें सोडियम आयोडाइड के 2 अणु प्रयोग किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमें यहाँ पे ब्यूटेन मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अपक्रिया में नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है? तो देखिए तीनों ही A, B और C में NO2 और NO2, तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एक ऑक्सीजन कम हो गया इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, तो क्या हो रहा है? इनका अपचयन हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन D, तीनों ही होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अम्लीय गुण वाला है? तो देखिए CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये सबसे, इसमें S लक्षण जो है 25% है, तो सबसे कम अम्लीय होता है, सबसे कम। उसके बाद CH2 है, ये एथिलीन है, इसमें sp2 संकरण होता है, इसमें S लक्षण कितना है? 33.3% S लक्षण
तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है एसिडिक, थोड़ा सा SCH4 से। और CH3 CH देखेंगे आप, एसिटिलीन इसको बोलते हैं, इसमें Sp संकरण है, इसमें 50% S लक्षण दिखाई देता है, तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है CH3 CH2 CH2 Br के किस CC बंध में प्रेरक प्रभाव सबसे कम होने की उम्मीद है। प्रेरक प्रभाव मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो प्रेरक प्रभाव दूरी पर निर्भर करने वाला एक अस्थायी प्रभाव है। तो विषम परमाणु अगर आप देखें ऑड जो है ब्रोमीन, इसकी दूरी बढ़ने के साथ साथ यह प्रभाव तेज़ी से घटता है और 3 से 4 कार्बन परमाणुओं के बाद नगण्य हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन और यहाँ पे है ब्रोमीन, ये संरचना है। तो C1 जो है ब्रोमीन के सबसे पास है, तो यहाँ पे इंडक्टिव प्रभाव यानी डेल्टा प्लस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। C1 और C2 आबंध पर प्रभाव क्या होगा, मध्यम होगा। और C2 C3 वाला जो बॉन्ड है इस पर सबसे कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, C2 C3 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये C3 है, ये 2 है और ये 1 है। अगला प्रश्न है HgSO4 की उपस्थिति में जब एसिटिलीन तनु H2SO4 से गुजारी जाती है तो कौन सा यौगिक मिलता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि HCCH एसिटिलीन हमने बना लिया, H2O इसको किसकी उपस्थिति में, तो HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट और H2SO4 से हमें गुजारना है इसे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टॉटोमेरिज्म यहाँ पे होता है, बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH और ये टॉटोमेरिज्म होके CH3CHO में बदल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया प्रकार के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन को पहचानिए। तो ये परिवर्तन क्या है, इसमें 1 2 3 4 इसमें C4 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 C4H8, 1 2 3 4 C4 3 1 4 4 1 5 5 3 8, इसमें भी H, मतलब दोनों के आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस अभिक्रिया में अणुसूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान है, केवल जो डबल बॉन्ड है उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। डबल बॉन्ड इसके बीच आ गया है और यहाँ पे 2 कार्बन यानी कि यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है। तो यह एक रीअरेंजमेंट है, यानी आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको, समयावयीकरण। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है। तो पेट्रोल के निर्माण के लिए पहला दिया है फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। तो इसमें वाटर गैस यानी CO, वाटर गैस किसको बोलते हैं, CO+H2 को। तो CO+H2 को उत्प्रेरक यानी कि कोबाल्ट और निकेल की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर संश्लेषित हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। बर्गियस प्रक्रिया क्या है, तो इसमें कोयले का उच्च ताप यानी 450 डिग्री सेल्सियस और दाब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रत्यक्ष हाइड्रोजन करके कृत्रिम पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है हकल के नियम का आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर सुगंधित है। गैर सुगंधित, तो हकल का नियम क्या कहता है कि किसी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशन पूरे करने होते हैं। पहला है चक्रीय और समतलीय होना चाहिए, दूसरा पूर्ण विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र होना चाहिए, और तीसरा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि आप नैप्थलीन का देखें तो ये होता है C10H8, इसमें पाई बॉन्ड जो है वो 10 पाई बॉन्ड है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 10 पाई बॉन्ड है। ठीक है, और 4n+2 = 10 लिखेंगे तो यहाँ से n हमें मिलेगा 2, तो 2 का मतलब इंटीजर हमें मिल रहा है, तो ये भी सही है। ये भी पाई लोकलाइड है, ये भी पूरा हो गया, और ये
साइक्लिक है, समतलीय है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक मतलब सुगंधित है। गैर सुगंधित ढूंढना है, एंथ्रासिन भी उसी तरीके से आप करके देखिए, C14H10। फार्मूला बहुत लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए ये करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फेनेप्थ्रीन, ये भी एरोमेटिक होगा। तो तीनों विकल्प एरोमेटिक है। गैर सुगंधित पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, अनुरूपताओं का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। अनुरूपता मतलब कन्फॉर्मेशंस। तो पहला देखिए, सोहर्स प्रोजेक्शन द्वारा। तो सोहर्स प्रोजेक्शन क्या है, तो ये संरूपण दर्शाने की विधि है। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, तो ये भी संरूपण दर्शाने की विधि है। एनेंटिओमर द्वारा, तो ये प्रतिबिंब रूपी त्रिविमीय समायवी होते हैं, ये प्रक्षेपण विधि नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ए और बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टोलेंस अभिकर्मक को अपचायित करता है, तो ग्लूकोज होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का उपयोग वर्जित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये प्रतिबंधित कीटनाशक है। सोडियम क्लोरेट, तो यह एक खरपतवारनाशी है, कीटनाशक नहीं है। ट्राइजीन, तो यह भी मुख्य रूप से हर्बिसाइड्स है, खरपतवारनाशी ही बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हैलाइडों को SN2 अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, तो SN2 अभिक्रिया एक ही पद में बैक साइड अटैक द्वारा होता है। यह त्रिविम बाधा यानी एस्टेरिक हिंड्रेंस पर अत्यधिक निर्भर करती है। कार्बन पर जितने बड़े एल्किल समूह जुड़े होंगे, न्यूक्लियोफाइल के लिए आक्रमण करना उतना ही कठिन होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसमें, ऑप्शन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ऑप्शन देखेंगे यदि हम, तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैसेग्ने परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है, तो ये सल्फर के लिए और फास्फोरस के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कार्बन के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन हमारा हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों के मूल घटक है, अतः इनके लिए लैसेग्ने परीक्षण नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक रूप में किया जाता है, तो डाइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन दोनों ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आइसोमर का गलनांक उच्च होता है, तो पी क्लोरोबेंजीन का गलनांक जो होता है उच्च होता है। पारा, पी मतलब पारा है, ओ मतलब ऑर्थो, एम मतलब मेटा। तो पारा का जो होता है वो होता है 323 केल्विन, ऑर्थो का जो होता है वो 256 केल्विन, और मेटा का होता है 249 केल्विन। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।